उर्दू सफ़ा को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली हर नई वीडियो के लिए घंटी दबाइए। लेकिन मैं तो इन दोनों में से किसी को नहीं जानता और इन जैसे गैर अहम आदमियों के लिए तुम्हें मेरा ग्रुप ही नजर आया है। शहर में और भी शुमार ग्रुप हैं, किसी को भी हायर कर लो, रॉबिन ने मुंह बनाते हुए कहा। इसलिए तो तुमसे बात कर रहा हूँ। रॉबिन के तुम नहीं जानते, ये दोनों हद दर्जा चालाक, अय्यार, शातिर और ख़तरनाक आदमी हैं और इसीलिए तो मैंने तुम्हें इनके खिलाफ हायर करने के बारे में सोचा है, जॉनसन ने कहा। ठीक है, अगर ऐसा है तो फिर मैं ये मिशन लेने के लिए तैयार हूँ। उनके हुलिये और रिहाइश गाहें बता दो, लेकिन ये सुन लो कि मुआवजा $10 लाख होगा, रॉबिन ने कहा। मैं तुम्हें $20 लाख दूंगा, लेकिन इन दोनों का खात्मा यकीनी तौर पर होना चाहिए। अली इमरान की रहाइश गाह मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ, किंग रोड के फ्लैट नंबर 200 में वो अपने बावर्ची के साथ रहता है, जबकि टाइगर होटल अलास्का में रहता है। ये आमतौर पर मेकअप भी रहते हैं, लेकिन अब चूंकि उनका इल्म नहीं होगा कि तुम उनके खिलाफ हायर हो चुके हो, इसलिए वो अपने असल चेहरे में होंगे। इनकी तफसील मैं तुम्हें बता देता हूँ, जॉनसन ने कहा और उसके साथ ही उसने तफसील से टाइगर और इमरान के हुलिये और कदो कामत की तफसील बता दी। ओके, बेफिक्र रहो, जैसे ही ये ट्रेस हुए दूसरे लम्हे ख़त्म हो जाएंगे, रॉबिन ने कहा और उसके साथ ही उसने रिसीवर रखा और साइड सेट पर पड़े हुए इंटरकॉम का रिसीवर उठाकर उसने यकीन बात दी के 3 नंबर प्रेस कर दिए। एंथोनी बोल रहा हूँ, दूसरी तरफ से एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। रॉबिन बोल रहा हूँ, रॉबिन ने कहा। ओ आप चीफ बॉस, हुक्म फरमाए। एंथोनी का लहजा यकदम भीख मांगने वालों जैसा हो गया। एक मिशन मैंने लिया है, 2 आदमियों का खात्मा करना है और जिस कदर जल्द मुमकिन हो सके पूरे ग्रुप को दारुल हुकूमत में फैला दो और मुझे जल्द अज जल्द मिशन मुकम्मल होने की इतला दो, रॉबिन ने इस तरह थाड़ते हुए लहजे में कहा। यस चीफ बॉस, क्या तफसील है बॉस, दूसरी तरफ से एंथोनी ने कहा तो रॉबिन ने उसे टाइगर का हुलिया, कदो कामत की तफसील बताई और फिर अली इमरान का नाम, उसका हुलिया और कदो कामत की तफसील के साथ साथ उनकी रिहाइश गाहों के बारे में भी बता दिया। यस बॉस, मैं अभी मिशन पर काम शुरू कर देता हूं और जल्द ही आपको इतला दूंगा, एंथोनी ने कहा तो रॉबिन ने बगैर कुछ कहे रिसीवर रख दिया। लेकिन फिर 2 घंटे गुजर गए और एंथोनी की तरफ से कोई इतला ना मिली तो रॉबिन बेहद हैरान हुआ, क्योंकि क्राइस ग्रुप के बारे में उसे इल्म था कि ये किस कदर तेजी से काम करता है और आज तक बड़े बड़े मिशन पर इतना वक्त कभी नहीं लगा था। ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे के अंदर अंदर मिशन मुकम्मल कर दिया जाता था, क्योंकि ये ग्रुप पूरे दारुल हुकूमत में फैलकर अपने शिकार को ट्रेस करता था। रॉबिन ने इंटरकॉम का रिसीवर उठाया और यके बाद दीगरे 3 नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। एंथोनी बोल रहा हूँ, दूसरी तरफ से एंथोनी की आवाज़ सुनाई दी। रॉबिन बोल रहा हूँ, 2 घंटे मिशन को गुजर गए हैं लेकिन तुमने इतला नहीं दी, क्यों, रॉबिन ने हलक के बल चीखते हुए कहा। बॉस, ये दोनों पूरे दारुल हुकूमत में कहीं ट्रेस नहीं हो रहे। पूरे दारुल हुकूमत में ग्रुप फैल चुका है और हर कार को चेक किया जा रहा है, हर कार, क्लब और होटल में उन्हें चेक किया जा रहा है। उनकी रिहाइश गाहें मुसलसल चेक की जा रही हैं, लेकिन वो दोनों गायब हैं। उनके बारे में हर तरफ से मालूमात हासिल की जा रही हैं, जैसे ही वो सामने आए दूसरा सांस ना ले सकेंगे, एंथोनी ने तफसीलन रिपोर्ट देते हुए कहा। ओके, जिस कदर जल्दी मुमकिन हो सके मिशन मुकम्मल करो और सुनो, मैं अब एक ज़रूरी काम करना चाहता हूँ, इसलिए अगर मिशन मुकम्मल हो जाए तब भी 2 घंटे तक तुम मुझसे राब्ता कायम नहीं करोगे। 2 घंटे बाद मैं खुद तुमसे राब्ता कायम करूँगा। और सुनो, इन 2 घंटों में मिशन हर सूरत में मुकम्मल होना चाहिए, वो चाहे पाताल में क्यों ना छुप जाए, उन्हें बाहर निकालो और हलाक कर दो। ये क्राइस की तौहीन है कि वो अपने मिशन की तकमील में इतना तवील वक्त ले, रॉबिन ने धारते हुए लहजे में कहा और रिसीवर रखकर उसने मेज़ पर पड़े हुए एक छोटे से डब्बे पर मौजूद सुर्ख रंग का बटन प्रेस कर दिया और फिर उठकर वो उकबी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। डब्बे के इस बटन के दबते ही वो खुफिया रास्ता खुल गया था, जहां से वो किसी की नजरों में आए बगैर बाहर जा सकता था। वो क्लब के ही एक ज़रूरी काम की वजह से जा रहा था और फिर वाकई ही 2 घंटे बाद उसकी वापसी हुई। उसने डब्बे पर मौजूद बटन को दोबारा प्रेस किया और दोबारा अपनी कुर्सी पर बैठकर उसने एक बार फिर इंटरकॉम का रिसीवर उठाया और यकी बात तीसरे 3 बटन प्रेस कर दिए। एंथोनी बोल रहा हूँ, दूसरी तरफ से एंथोनी की आवाज़ सुनाई दी। रॉबिन बोल रहा हूँ, मिशन का क्या हुआ, रॉबिन ने घुर्राते हुए कहा। वो कहीं भी ट्रेस नहीं हो रहे बॉस, और मुझे लगता है कि वो दारुल हुकूमत में मौजूद नहीं है, ना ही वो अपनी रहाइश गाह पर आए हैं। इस अली इमरान के बावर्ची से पूछ-कुछ की गई है, वो भी लाइल्म है, लेकिन हम मुसलसल काम कर रहे हैं, एंथोनी ने कहा। ठीक है, अगर वो दारुल हुकूमत में ही मौजूद हो तो फिर क्या किया जा सकता है। बहरहाल तुम काम जारी रखो और मिशन मुकम्मल होते ही मुझे इतला दो। अब मैं ऑफिस में मौजूद हूँ, रॉबिन ने कहा और रिसीवर रख दिया। अब उसके चेहरे पर कदरे एतमीनान के तासुरात उभर आए। उसे ख्याल आ गया था कि अगर अब तक वो ट्रेस नहीं हो सके तो वाकई ही वो दारुल हुकूमत से बाहर होंगे, क्योंकि उसे क्राइस ग्रुप की तेज़ कारकर्दगी का बखूबी इल्म था।
बहरहाल उसे यकीन था कि वो दोनों क्राइस ग्रुप से किसी सूरत नहीं बच सकते। दो कारें खासी तेज रफ्तारी से सड़क पर दौड़ती हुई आगे बढ़ी चली जा रही थी, जिनमें से एक कार की ड्राइविंग सीट पर टाइगर था जबकि इमरान साइड सीट पर बैठा था। दूसरी कार में 4 स्टार सवार थे। इनकी ड्राइविंग सीट पर नुमानी था जबकि साइड सीट पर सदीकी और ऊपरी सीट पर खावर और चौहान बैठे थे। इमरान ने अपना और टाइगर का मेकअप किया हुआ था और कारों का रुख क्राइस क्लब की तरफ था। इमरान के कहने पर रवानगी से कबल टाइगर ने एक कॉल करके क्राइस ग्रुप के बारे में किसी आदमी से मालूमात हासिल कर ली थी। इस आदमी ने बताया था कि क्राइस ग्रुप का हेड एंथोनी है, जिसका ऑफिस क्लब के अंदर ही है। उसके अंदर 20 अफराद हैं जो सबके सब पेशावर कातिल हैं। ये ग्रुप इंतहाई फाल समझा जाता है और ये बड़े बड़े मिशन लेता है। रॉबिन के बारे में उस आदमी ने बताया कि क्लब के नीचे तहखाने में उसका ऑफिस है, लेकिन वहां तक कोई नहीं पहुंच सकता। तमाम राब्ते फ़ोन पर होते हैं और वो किसी के सामने नहीं आता। वैसे क्लब का मैनेजर रॉडिक्स नामी एक आदमी है। इस क्लब में ऊंची आवाज़ में बोलने वाले को भी हलाक करके उसकी लाश गायब कर दी जाती है, इसलिए वहाँ बड़े बड़े जराइम पेशा अफराद और गुंडे भी दबकर बात करते हैं। बॉस, क्या हमें इस एंथोनी को कवर करना होगा? टाइगर ने अचानक कहा। नहीं, हमने इस रॉबिन को मालूम करना है कि उसे हमारे खिलाफ मिशन किसने दिया था। एंथोनी के पास मिशन हम दोनों के खिलाफ होगा और हम मेकअप में हैं। वो बहरहाल हमें ट्रेस करते फिरेंगे, लेकिन हमें पहले इस सेठ अकमल को बिल से बाहर निकालना है। इमरान ने जवाब दिया। लेकिन बॉस, फिर तो हमें खुफिया रास्ता तलाश करना होगा इस रॉबिन तक पहुंचने के लिए। टाइगर ने कहा। तो क्या हुआ? क्या तुम ऐसे कल्बों की खुफिया रास्तों से वाकिफ नहीं हो? ऐसे कल्बों में हमेशा खसूसी रास्ते एक ही तर्ज के बनाए जाते हैं। इमरान ने कहा। आपका मतलब है कि क्लब की उकबी तरफ गली में रास्ता होगा? टाइगर ने कहा। हाँ, ऐसा भी हो सकता है और ये भी हो सकता है कि रास्ता किसी रिहाइशगाह में या करीब के किसी दूसरे क्लब में जा निकलता हो। वहाँ पहुँचकर चेक करना होगा, इमरान ने कहा और टाइगर ने इस बात में सर हिला दिया। फिर तकरीबन 40 मिनट की ड्राइविंग के बाद कारें क्राइस क्लब के सामने पहुँच गई तो इमरान ने टाइगर को उकबी तरफ का कह दिया, लेकिन जब आगे जाकर वो सड़क पर घूमे तो क्लब की उकबी तरफ भी एक इमारत थी। दरमियान में कोई गली मौजूद न थी और टाइगर ने कार कुछ आगे ले जाकर रोक दी। सदीकी और उसके साथियों की कार इनके उकब में पहुंचकर रुक गई। इसका मतलब है कि ये खुफिया रास्ता किसी इमारत में जा निकलता है। तुम यहीं ठहरो, मैं फ़ोन पर मालूम करता हूँ। इमरान ने कार का दरवाज़ा खोलकर नीचे उतरते हुए कहा और फिर इसने उकबी कार में मौजूद साथियों को हाथ के इशारे से वहीं रुकने के लिए कहा और तेज़ तेज़ कदम उठाता आगे कुछ फासले पर मौजूद एक पब्लिक फ़ोन बॉथ की तरफ बढ़ गया। एक फ़ोन बॉथ में दाखिल होकर उसने रिसीवर उठाया और इंक्वायरी के नंबर प्रेस कर दिए। चूँकि इंक्वायरी के लिए फ़ोन सेट में सिक्के न डालने पड़ते थे, इसलिए उसने कोई सिक्का न डाला था। इंक्वायरी प्लीज़। राब्ता कायम होती ही एक नुस्वानी आवाज़ सुनाई दी। सनशाइन क्लब का नंबर दें, इमरान ने कहा तो दूसरी तरफ से चंद लम्हों की खामोशी के बाद नंबर बता दिया गया। तो इमरान ने रिसीवर रखा और जेब से सिक्के निकलकर इसने उन्हें मखसूस खाने में डाला तो फ़ोन सेट पर सब्ज रंग का एक बल्ब जल उठा और इमरान ने रिसीवर उठाकर इंक्वायरी ऑपरेटर के बताए हुए नंबर प्रेस कर दिए। सनशाइन क्लब। राब्ता कायम होती ही एक नुस्वानी आवाज़ सुनाई दी। रोस्टर से बात कराओ, मैं प्रिंस ऑफ ढम बोल रहा हूँ, इमरान ने संजीदा लहजे में कहा। यस सर, होल्ड करें, उसी तरफ से कहा किया। रोस्टर बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद एक मर्दाना आवाज़ सुनाई थी। प्रिंस ऑफ ढम बोल रहा हूँ, इमरान ने कहा। ओह, आप कहाँ से बात कर रहे हैं प्रिंस? दूसरी तरफ से चौंक कर पूछा गया। क्या तुम क्यों पूछ रहे हो? इमरान ने हैरत भरे लहजे में कहा। इसलिए कि मुझे इत्तला मिली है कि क्राइस ग्रुप आपको हलाक करने के मिशन पर काम कर रहा है। इसने आपके फ्लैट पर फ़ोन किया, लेकिन वहाँ आपके बावर्ची सुलेमान ने बताया कि आप मौजूद नहीं हैं। ये इंतहाई ख़तरनाक ग्रुप है प्रिंस, इसलिए मुझे बेहद फ़िक्र थी, रोस्टर ने जवाब दिया। मुझे इत्तला मिल चुकी है, इसलिए तो मैंने अपना नाम प्रिंस लिया। इस क्राइस ग्रुप का चीफ है रॉबिन और वो क्लब के नीचे किसी तहखाने में रहता है। वहाँ तक क्लब के उकब से जाने का कोई रास्ता नहीं है। मैंने तुम्हें इसलिए फ़ोन किया है कि तुम जैसे आदमी को लामहला इस बारे में तफसील मालूम होगी, इमरान ने कहा। प्रिंस, रॉबिन मेरा बेहतरीन दोस्त है, इसलिए आम हालात में अगर आप पूछते तो मैं आपको ना बताता, लेकिन रॉबिन ने आपके खिलाफ मिशन लेकर अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी हमाकत की है। मुझे मालूम है कि अगर मैंने आपको तफसील ना बताई तो आप इस पूरे क्लब को ही मिसाइलों से उड़ा सकते हैं, लेकिन प्रिंस, रॉबिन सिर्फ हुक्म देता है। उसका असल काम उसका आदमी एंथोनी करता है और इस ख़तरनाक ग्रुप में बहुत से आदमी हैं। अब तक आप उन्हें दस्तयाब नहीं हुए, वरना वो मिशन मुकम्मल कर चुके होते, रोस्टर ने कहा। मुझे मालूम है, मैंने रॉबिन से ये मालूम करना है कि उसे ये मिशन किसने दिया था। मुझे इससे दिलचस्पी है, बाकी काम मेरा शागिर्द टाइगर करेगा,
इमरान ने कहा। ओह, टाइगर के खिलाफ भी वो काम कर रहे हैं, रोस्टर ने कहा। मुझे मालूम है, तो मुझे बताओ कि इसके खुफिया तहखाने का रास्ता किस तरफ से है और उसका हुलिया वगैरह बताओ, इमरान ने कहा। तो जवाब में रोस्टर ने उसे सब तफसील से बता दिया। ओके, शुक्रिया, इमरान ने कहा और रिसीवर रखकर वो फ़ोन बॉथ से निकला और तेज़ तेज़ कदम उठाता हुआ वापस कारों की तरफ आ गया। उकबी कार से अब सदीकी और उसके साथी भी बाहर निकल कर खड़े थे, जबकि टाइगर कार के अंदर ही मौजूद था। मैंने इस रॉबिन तक पहुंचने का रास्ता मालूम कर लिया है और मैं और टाइगर इससे मालूमात हासिल करेंगे, जबकि तुम चारों ने इस क्लब में दाखिल होकर इस एंथोनी को कवर करना है और इससे इस ग्रुप को इसके हेडक्वार्टर में इकट्ठा करके इन सब का खात्मा करना है। ये वाकई ही इंतहाई खतरनाक ग्रुप है, इसका खात्मा बेहद ज़रूरी है, इमरान ने कहा। हेडक्वार्टर क्या अलहदा होगा या यही क्लब है, सदीकी ने पूछा। दोनों काम हो सकते हैं, इमरान ने कहा। ठीक है, हम समझ गए, आप बेफिक्र रहें, इस ग्रुप का मुकम्मल खात्मा हमारे से में, सदीकी ने कहा। और इमरान सर हिलाता हुआ मुड़ा और दोबारा इस कार की साइड पर बैठ गया जिसकी ड्राइविंग सीट पर टाइगर था, जबकि उकबी कार स्टार्ट होकर आगे बढ़ी और उनकी कार को क्रॉस करती हुई आगे निकल गई। आगे एक सड़क दाएं हाथ पर मुड़ती है और इस सड़क पर एक सुर्ख रंग की छोटी सी इमारत है। इस इमारत में बिज़ाहिर किसी डॉक्टर विक्टर की रहाइश ज़ाहिर की गई है और वहाँ सिर्फ 4 मुसल्लह अफराद मौजूद रहते हैं। इस इमारत से खुफिया रास्ता रॉबिन के ऑफिस तक जाता है, इमरान ने कहा। तो टाइगर ने अस्बात में सर हिला दिया और कार आगे बढ़ा दी। थोड़ी देर बाद वो इस सड़क पर पहुंच गए जहां ये सुर्ख रंग की इमारत थी। कार को सामने पार्किंग में रोक दो और बॉक्स में से साइलेंसर लगे मशीन पिस्टल निकालो। हमने 3 अफराद को फौरी हलाक करना है, जबकि चौथा हमें रॉबिन तक ले जाएगा, लेकिन ये काम फौरी करना है, वरना रॉबिन तक इतला पहुंच गई तो वो रास्ता क्लोज भी कर सकता है, इमरान ने कहा। तो टाइगर ने अस्बात में सर हिला दिया और फिर कार को वो एक पब्लिक पार्किंग में ले गया जहां पहले से काफ़ी तादाद में कारें मौजूद थी, क्योंकि आगे काफ़ी बड़ी मार्केट थी जिसकी गलियां तंग थी, इसलिए इस मार्केट में शॉपिंग करने वाले अपनी कारें इस पार्किंग में ही खड़ी करते थे। टाइगर ने कार रोकी तो इमरान दरवाज़ा खोलकर नीचे उतरा। टाइगर ने साइड सेट उठाई और नीचे बॉक्स में मौजूद एक साइलेंसर लगा मशीन पिस्टल निकालकर उसने अपनी जेब में डाला और फिर दूसरा साइलेंसर लगा मशीन पिस्टल उठाकर उसने दूसरी जेब में डाला और सीट बंद करके उसने कार के दरवाजे लॉक किए और फिर ड्राइविंग सीट का दरवाज़ा खोलकर वो बाहर आ गया। उसने ये दरवाज़ा भी लॉक किया और फिर इमरान के करीब आकर उसने एक साइलेंसर लगा मशीन पिस्टल निकालकर इमरान की तरफ बढ़ा दिया। इमरान ने उसे जेब में डाला और फिर वो पार्किंग से निकलकर तेज तेज कदम उठाते सड़क क्रॉस करके आगे इस सुर्ख इमारत की तरफ बढ़ते चले गए जिसका फाटक बंद था। सतून पर किसी डॉक्टर विक्टर के नाम की प्लेट मौजूद थी जिसके नीचे डिग्रियों की एक लंबी सी किताब मौजूद थी। इमरान ने हाथ उठाकर कॉल बेल का बटन प्रेस कर दिया। चंद लम्हों बाद फाटक की छोटी खिड़की खुली और इसमें से एक लंबे कद और भारी जिस्म के गुंडानुमा आदमी ने बाहर आने के लिए सर झुकाया ही था कि इमरान ने उसके सर पर हाथ मारा और वो आदमी चीखता हुआ उछलकर पुश्त के बल पीछे जा गिरा। इमरान बिजली की सी तेजी से अंदर दाखिल हुआ और फिर इससे पहले कि नीचे गिरा हुआ आदमी पूरी तरह उठता, इमरान की लात हरकत में आई और एक बार फिर वो भारी जिस्म आदमी चीखता हुआ वापस नीचे जा गिरा। इसके साथ ही इमरान का हाथ हरकत में आया और स्टिक की आवाज़ के साथ ही गोली इस आदमी के ऐन दिल पर लगी और वो सिर्फ हल्की सी हरकत करके साकित हो गया। तो इमरान तेज़ी से आगे बढ़ता चला गया जबकि उसके पीछे टाइगर भी था। टाइगर ने फाटक की कुंडी अंदर से लगा दी और इस आदमी की लाश घसीटकर एक तरफ कर दी। फिर वो दबे कदमों दौड़ता हुआ इमरान के करीब पहुंच गया जो अब बरामदे के करीब पहुंच चुका था। कौन आया था रागू? एक कमरे की गले दरवाजे से एक भारी सी आवाज़ सुनाई दी तो इमरान इस दरवाजे की तरफ मुड़ गया जबकि टाइगर तेज़ी से साइड पर मौजूद एक और दरवाजे की तरफ बढ़ गया जो खुला हुआ नजर आ रहा था। इमरान इस कमरे में दाखिल हुआ तो वहाँ 2 आदमी बैठे थे। दरमियानी मेज़ पर ताश के पत्ते पड़े हुए थे और साथ ही शराब की बोतलें भी मौजूद थी। कौन हो तुम? इमरान के अंदर दाखिल होते ही इन दोनों ने बेख्तियार चीख कर कहा, लेकिन दूसरे ही लम्हे स्टिक की आवाज़ के साथ ही सामने मेज़ की दूसरी तरफ बैठा हुआ आदमी चीखता हुआ कुर्सी समेत पीछे जा गिरा जबकि दूसरा आदमी जो अफरा तफरी के आलम में उठने की कोशिश कर रहा था इमरान के दूसरे हाथ की भरपूर ज़रब कनपट्टी पर खाकर चीखता हुआ नीचे जा गिरा। फिर उससे पहले कि वो उठता इमरान की लात हरकत में आई और दूसरी ज़रब पड़ते ही इस आदमी ने हाथ पैर छोड़ दिए तो इमरान मुड़ा ही था कि टाइगर के कदमों की आवाज़ सुनाई थी। क्या हुआ टाइगर? चौथे आदमी का इमरान ने कमरे के अंदर से ही पूछा।
बॉस वो बेड पर सो रहा था, मैंने उसे बेहोश कर दिया है, टाइगर ने कमरे में दाखिल होते हुए कहा। अच्छा, मैंने सोचा कि कहीं उसे हलाक ना करना पड़े, इसलिए यहाँ मैंने एक को बेहोश कर दिया है, जाओ उसे हलाक कर दो, इमरान ने कहा। तो टाइगर सर हिलाता हुआ कमरे से बाहर चला गया। तो इमरान ने मशीन पिस्टल जेब में डाला और फिर झुककर उसने फर्श पर पड़े हुए बेहोश आदमी की नाक और मुंह दोनों हाथों से बंद कर दिया। चंद लम्हों बाद जब उसके जिस्म में हरकत के तासुरात नमूदार होने शुरू हो गए तो इमरान सीधा हुआ, फिर उसने अपना पैर इस आदमी की गर्दन पर रख दिया। चंद लम्हों बाद इस आदमी ने आंखें खोली और उसके साथ ही उसका जिस्म उठने के लिए सिमटने लगा था कि इमरान पैर को ऊपर की तरफ मोड़ दिया और इस आदमी के जिस्म से यकलक झटके खाने शुरू कर दिए। क्या नाम है तुम्हारा? इमरान ने पैर को वापस मोड़ते हुए कहा। मास्टर मास्टर, इस आदमी ने रुक रुक कर कहा। तकलीफ की शिद्दत से उसका चेहरा मसक हो रहा था। अब बताओ कि रॉबिन के ऑफिस तक रास्ता कहाँ से जाता है और यहाँ से जाने के लिए उसे कैसे खोला जाता है? इमरान ने पैर को एक झटका देते हुए कहा। मत मारो, ये अजाब हटा लो, मैं बताता हूँ, मास्टर ने रुक रुक कर कहा। जल्दी और तफसील से बताओ, इमरान ने कहा। चीफ अंदर से रास्ता खोलता है, इधर से नहीं खुल सकता। अगर इमरजेंसी हो तो हम उसे इंटरकॉम पर बताते हैं, अगर वो चाहे तो रास्ता खोल देता है, वरना नहीं, मास्टर ने जवाब दिया। क्या इमरजेंसी होती है जिससे वो रास्ता खोलता है? इमरान ने पूछा। जब उसका मेहमान आ जाता है तो चीफ बॉस हमें पहले बता देता है, फिर हम फ़ोन करते हैं और वो रास्ता खोल देता है, मास्टर ने जवाब दिया। कौन मेहमान? जल्दी बताओ, इमरान ने पैर को दबाते हुए कहा। मार्शा, लेडी मार्शा, वो चीफ की खास औरत है, इसलिए चीफ लाजमन रास्ता खोल देता है, मास्टर ने जवाब दिया। फिर इमरान ने इससे रास्ते की तफसील मालूम की, फ़ोन नंबर मालूम किया और फिर पैर को झटके से आगे करके दबा दिया तो मास्टर के जिस्म ने एक ज़ोरदार झटका खाया और उसकी आंखें बेनूर होती चली गई। तो इमरान ने पैर हटा लिया। टाइगर दरवाजे के बाहर आकर खड़ा हो चुका था। आओ, इमरान ने दरवाजे से बाहर आकर कहा और फिर वो एक तहखाने में पहुंच गए। मास्टर ने जो कुछ बताया था उसके मुताबिक इस तहखाने की एक दीवार दरमियान से साइड पर खिसक जाती थी तो दूसरी तरफ राहदारी थी जो रॉबिन के ऑफिस तक पहुंचती थी। इमरान इस दीवार के करीब जाकर अकड़ूं बैठ गया। उसकी तेज नजरें दीवार की जड़ पर जमी हुई थी। थोड़ी देर बाद उसने जेब से साइलेंसर लगा मशीन पिस्टल निकाला और फिर उसकी नाल उसने एक जगह रखकर ट्रिगर दबा दिया। स्टिक की आवाज़ के साथ ही गोलियां दीवार की जड़ में एक जगह पड़ने लगीं और उसके साथ ही सरर की आवाज़ के साथ ही दीवार दरमियान से खुलकर साइड पर चली गई। अब दूसरी तरफ से एक राहदारी नजर आ रही थी। इमरान उठकर सीधा हो गया। आओ, इमरान ने मुड़कर अपने पीछे खड़े टाइगर की तरफ देखा और कदम आगे बढ़ा दिए। वो बड़े मोहतात अंदाज में चलते हुए आगे बढ़े चले जा रहे थे। राहदारी आगे जाकर मुड़ी और फिर उसका इख्तिताम एक बंद दरवाजे पर हुआ। हमने उसे बेहोश करना है और फिर उससे पूछ कुछ करनी है, इमरान ने जेब से एक छोटा सा कैप्सूल निकालते हुए कहा। तो टाइगर ने अस्बात में सर हिला दिया। इमरान ने दरवाजे पर दबाव डाला तो दरवाज़ा खुलता चला गया। जाहिर है उसे अंदर से लॉक करने की रॉबिन को ज़रूरत ही महसूस ना हुई। इमरान अंदर दाखिल हुआ तो ये ऑफिस के अंदाज में सजा हुआ एक खासा बड़ा कमरा था, लेकिन कमरा खाली था। उसी लम्हे इमरान की तेज नजरें साइड पर मौजूद एक दरवाजे पर पड़ी जो अपनी साख्त के लिहाज से वॉशरूम का दरवाज़ा लगता था। अंदर से रोशनी नजर आ रही थी। इमरान ने टाइगर को सर हिलाकर मखसूस इशारा किया और तेजी से आगे बढ़कर इस दरवाजे की साइड पर रुक गया। उसने कैप्सूल वापस जेब में डाल लिया। टाइगर भी दरवाजे की दूसरी साइड पर खड़ा हो गया। चंद लम्हों बाद दरवाज़ा खुला और एक आदमी जो लंबे कद और भारी जिस्म का मालिक था बाहर आया ही था कि इमरान इस पर झपट पड़ा। दूसरे लम्हे वो आदमी भारी जिस्म का मालिक होने के बावजूद चीखता हुआ हवा में कलाबाजी खाकर एक झटके से फर्श पर पीछे कालीन पर जा गिरा। इमरान तेजी से आगे बढ़ा और उसने झुककर एक हाथ उसके सर पर और दूसरा उसके कंधे पर रखकर दोनों हाथों को मखसूस अंदाज में झटका दिया और गर्दन में आ जाने वाला बल निकाल दिया। तो इस आदमी का तेजी से मसक होता हुआ चेहरा दोबारा नॉर्मल होना शुरू हो गया, लेकिन वो इसी तरह बेहोश पड़ा था। पर्दा उतार कर उसकी रस्सी बनाओ, इमरान ने कहा तो टाइगर हरकत में आ गया, जबकि इमरान ने इस आदमी को उठाकर सोफे की एक कुर्सी पर डाला और उसके साथ ही उसने उसका कोट उसकी पूंछ से काफ़ी नीचे कर दिया। इस दौरान टाइगर पर्दा उतार कर उसे रस्सी के अंदाज में लपेट चुका था। इसने इस आदमी के जिस्म को सोफे के साथ रस्सी से अच्छी तरह बांध दिया तो इमरान ने दोनों हाथों से इसकी नाक और मुंह बंद कर दिया। चंद लम्हों बाद इस आदमी के जिस्म में हरकत के तासुरात नमूदार होने शुरू हो गए तो इमरान ने हाथ हटाए और सीधा खड़ा हो गया।
साथ ही इसने कोट की खसूसी जेब से खंजर निकालकर हाथ में पकड़ लिया। चंद लम्हों बाद रॉबिन ने कराहते हुए आंखें खोली और उसके साथ ही उसने बेख्तियार उठने की कोशिश की, लेकिन जाहिर है वो उठ ना सकता था। तुम कौन हो? तुम यहाँ कैसे पहुंच गए? रॉबिन ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। मेरा नाम अली इमरान है और ये मेरा शागिर्द है टाइगर। हम मेकअप में हैं। इमरान ने बड़े सादा से लहजे में कहा। ओह तुम यहाँ कैसे पहुँच गए? यहाँ तो कोई नहीं पहुँच सकता। कोई नहीं पहुँच सकता। वो मेरे गार्ड्स। ये क्या मतलब? रॉबिन ने यकीन न आने वाले लहजे में कहा। तुम्हारे चारों गार्ड्स हलाक हो चुके हैं और मैंने तुम्हारा खुफिया रास्ते वाला मैकेनिज्म फायरिंग करके ख़त्म कर दिया और इस तरह रास्ता खुल गया और हम यहाँ पहुँच गए। इमरान ने इत्मीनान भरे लहजे में कहा। कोई मेरी इजाज़त के बगैर यहाँ नहीं आ सका, रॉबिन ने कहा। उसकी हालत वाकई ख़राब हो रही थी। टाइगर, तुम वापस जाओ और सुर्ख इमारत में ठहरो, कोई अचानक आ भी सकता है। इमरान ने मुड़कर टाइगर से कहा तो टाइगर सर हिलाता हुआ वापस मुड़ा और कमरे से बाहर चला गया। सुनो रॉबिन, तुमने हमारी हलाकत का मिशन लेकर अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारी है। अब तक राइस ग्रुप का इंचार्ज एंथोनी और तुम्हारे ग्रुप के तमाम आदमी हलाक हो चुके होंगे। इमरान ने कहा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा मुमकिन ही नहीं है, रॉबिन ने चीख कर कहा। जिस तरह हम नामुमकिन को मुमकिन बनाकर यहाँ पहुँच गए, इसी तरह वो भी मुमकिन हो सकता है। बहरहाल तुम अब ये बताओ कि ये मिशन तुम्हें किसने दिया था? इमरान ने कहा। कौन सा मिशन? तुम किस मिशन की बात कर रहे हो? रॉबिन ने मुंह बनाते हुए कहा तो इमरान का खंजर वाला हाथ घूमा और कमरा रॉबिन के हलक से निकलने वाली चीख से गूंज उठा। उसका एक नथना आधे से ज्यादा कट चुका था और अभी तक उसकी चीख की बाज़गश्त कमरे में गूंज रही थी कि इमरान ने उसकी नाक का दूसरा नथना भी काट दिया। अब तुम खुद ही सब कुछ बता दोगे, इमरान ने कहा और उसके साथ ही उसने उसकी पेशानी पर उभर आने वाली रग पर खंजर के दस्ते की ज़रब लगाई तो रॉबिन का पूरा जिस्म कांपने लगा। उसका चेहरा पसीने से शराबूर हो चुका था और आंखें फट सी गई थी। बोलो, किसने दिया था मिशन? बोलो, इमरान ने एक और ज़रब लगाते हुए कहा। जॉनसन ने, जॉनसन क्लब के मालिक जॉनसन ने, रॉबिन ने रुक रुक कर कहा। वो अब लाशऊरी अंदाज में बोल रहा था। क्या कहा था उसने? इमरान ने होंठ चबाते हुए कहा, क्योंकि जॉनसन का नाम इमरान के लिए गैर मुतवक्के था। वो तो टाइगर का दोस्त था और टाइगर के अगवा होने पर जॉनसन ने खुद शराफत खान ग्रुप के बारे में इमरान को फ़ोन करके बताया था। बोलो, क्या कहा था जॉनसन ने? पूरी बात दोहराओ, इमरान ने कहा तो रॉबिन ने पूरी बात दोहरा दी तो इमरान समझ गया कि रॉबिन दुरुस्त कह रहा है। इसी लम्हे मेज़ पर पड़े हुए फ़ोन की घंटी बज उठी तो इमरान ने बिजली की सी तेज़ी से हाथ में पकड़े हुए खंजर को रॉबिन की शहरक में उतार दिया और फ़ोन की तीसरी घंटी बजने से पहले रॉबिन हलाक हो चुका था। इमरान ने मुड़कर जल्दी से रिसीवर उठाया। यस, इमरान ने रॉबिन की आवाज़ और लहजे में कहा। क्या बात है रॉबिन, आज तुम्हारे लहजे में वो पहले वाली घन गरज नहीं है। जॉनसन बोल रहा हूँ, उसी तरफ से बेतकल्फाना लहजे में कहा। तुम्हारा दिया हुआ मिशन ट्रेस ही नहीं हो रहा, मैं सख्त बेचैन रहा हूँ। वो टाइगर और अली इमरान दोनों गायब हैं। इमरान ने जवाब दिया। उन्हें इल्म तो नहीं हो गया? वो इंतहाई ख़तरनाक लोग हैं। जॉनसन ने तशवीश भरे लहजे में कहा। नहीं, उन्हें कैसे इल्म हो सकता है? मेरा ख्याल है कि वो दारुल हुकूमत में मौजूद ही नहीं है। बहरहाल जिस लम्हे भी वो ट्रेस हुए उनका खात्मा कर दिया जाएगा। तुम 20 लाख डॉलर तैयार रखना, इमरान ने रॉबिन से मिलने वाली मालूमात के पेश नज़र कहा। बेफिक्र रहो, वो तुम्हारी इमानत है, जॉनसन ने जवाब दिया। ओके, इमरान ने कहा तो दूसरी तरफ से राब्ता ख़त्म हो गया तो इमरान ने रिसीवर रखा और फिर उसने मुड़कर रॉबिन की गर्दन से खंजर बाहर निकाला और फिर उससे उसके लिबास से साफ करके उसने अपने कोट की मखसूस जेब में रख लिया और फिर मुड़कर दरवाजे की तरफ बढ़ गया। थोड़ी देर बाद वो इस सुर्ख इमारत में पहुंच गया जहां टाइगर मौजूद था। क्या मालूम हुआ है बॉस? टाइगर ने बड़े इश्तियाक आमेज लहजे में कहा। उसने बताया है कि जॉनसन क्लब के जॉनसन ने उसे ये मिशन दिया है और फिर जॉनसन का फ़ोन आ गया जिसे मैंने रॉबिन की आवाज़ में अटेंड किया और इस तरह रॉबिन की बात की तस्दीक हो गई। इमरान ने सर्द लहजे में कहा। जॉनसन ने? वेरी बैड, इसका मतलब है कि जॉनसन का भी ताल्लुक सेठ अकमल से है और वो भी इस संगीन तरीन जुर्म में मुलविस है। उसे इसका पूरा खमियाजा भुगतना पड़ेगा, टाइगर ने कहा तो इमरान बेख्तियार मुस्कुरा दिया। गुड शो टाइगर, तुमने ये बात करके मुझे खुश कर दिया, वरना मेरा ख्याल था कि तुम जॉनसन की हमायत करोगे क्योंकि वो तुम्हारा दोस्त है। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। वो दोस्त था लेकिन अब नहीं है बॉस, टाइगर ने कहा तो इमरान ने अस्बात में सर हिला दिया और फिर वो फाटक खोलकर बाहर निकले और जल्द ही पार्किंग में मौजूद अपनी कार तक पहुंच गए। बॉस, इस जॉनसन से पूछ कुछ आप मुझ पर छोड़ दें,
टाइगर ने कहा, ठीक है तो मुझे 4 स्टार्स के हेडक्वार्टर तक छोड़ दो और जाकर इस जॉनसन से मालूम करो कि सेठ अकमल कहाँ छुपा है। मैं इस दौरान 4 स्टार से भी रिपोर्ट ले लूँ। इमरान ने कहा तो टाइगर ने अस्मात में सर हिला दिया। इमरान दानिश मंजिल के ऑपरेशन रूम में दाखिल हुआ तो ब्लैक जीरो एहतरामन उठ खड़ा हुआ। बैठो, रस्मी सलाम दुआ के बाद इमरान ने कहा और अपनी मखसूस कुर्सी पर बैठ गया। सर सुल्तान का अभी फ़ोन आया था, वो आपसे बात करना चाहते हैं, ब्लैक जीरो ने कहा तो इमरान ने अस्मात में सर हिला दिया और रिसीवर उठाकर तेजी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। PA टू सेक्रेटरी खारजा। राब्ता कायम होते ही दूसरी तरफ से सर सुल्तान के PA की मखसूस आवाज़ सुनाई दी। खारजा से क्या मतलब हुआ जनाब PA साहब? इमरान ने मुस्कुराते हुए फरमाया, ओह इमरान साहब आप। खारजा का मतलब फौरन जनाब। PA ने हंसते हुए कहा, मतलब है पाकिशिया से खारजा, दूसरे लफ्ज़ों में पाकिशिया से फौरन। इमरान ने कहा तो दूसरी तरफ से PA बेइख्तियार हंस पड़ा। आपसे तो बहस भी नहीं हो सकती, मैं बात कराता हूँ। PA ने हंसते हुए कहा तो इमरान बेइख्तियार मुस्कुरा दिया। सुल्तान बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद सर सुल्तान की आवाज़ सुनाई थी। अली इमरान MSc DSc ऑक्सन बुसहाने खुद बोल रहा हूँ जनाब। अभी ताहिर ने मुझे बताया है कि आपने मुझसे बात करने के लिए बेचैन हो रहे हैं। यकीन करें, ये सुनकर मुझे अपनी किस्मत पर रश्क आने लगा है कि आप जैसे मुल्क के आला तरीन ऑफिसर मुझ जैसे नाचीज से बात करने के लिए बेचैन हैं, तो ये मुझ पर अल्लाह ताला का खसूसी करम है। इमरान की ज़बान रवां हो गई। ये तुम्हारी मेहरबानी है, लेकिन इमरान बेटे, तुमने मासूम बच्चों की आंखें निकालने और उन्हें हलाक करने की जिस इंतहाई खौफनाक और संगीन जुर्म में मुलविस बड़े मुलजिम सेठ अकमल को इंटेलिजेंस के हवाले किया है, और इस सिलसिले में जो सबूत दिए हैं और जिनकी वजह से पूरे पाकिशिया बल्कि गैर मुमालिक के अखबारात और TV चैनल्स इस भयानक तरीन जुर्म के सिलसिले में खसूसी खबरें जारी कर रहे हैं और इस सेठ अकमल को इबरतनाक सजा देने के लिए पूरे पाकिशिया में जुलूस निकाले जा रहे हैं, इस सिलसिले में तुम्हारे डैडी बेहद परेशान हैं। उन्हें अब तक बनाई हुई अपनी इज्जत दांव पर लगती दिखाई दे रही है। सर सुल्तान ने इंतहाई परेशान लहजे में कहा, क्यों, क्या हुआ है? सेठ अकमल ने ना सिर्फ खुलेआम एतराफ़ किया है बल्कि तमाम प्रेस के सामने उसने तमाम सबूतों को दुरुस्त भी तस्लीम किया है। उसके साथ साथ वो लोग जो इस गैंग में काम करते थे उनकी गिरफ्तारी और एतराफ़ जुर्म भी प्रेस के सामने आ गया। फिर क्या हुआ है? इमरान ने हैरत भरे लहजे में कहा। वो हर बात से साफ मुकर गया है। उसका कहना है कि ये सब कुछ उस पर जबरन कराया गया है। वो बेगुनाह है। उसका कहना है कि वो तो एक सीधा सादा और आम सा कारोबारी आदमी है। उसने कभी कोई जुर्म नहीं किया और ये सब कुछ उसके कारोबारी दुश्मनों ने उसके खिलाफ इंटेलिजेंस से मिलकर कार्रवाई कराई है। और सबसे बड़ी बात ये कि उसने कहा है कि वो तो मुकम्मल तौर पर अनपढ़ है और ये बात जानते हैं कि इसलिए इसके खिलाफ तुमने इसकी ज़ाती डायरियों के बारे में जो सबूत पेश किए हैं वो सब खुद साख्ता करार दिए जा रहे हैं, क्योंकि एक अनपढ़ आदमी लिख पढ़ नहीं सकता तो वो ऐसी डायरियां कैसे लिख सकता है। और इस बात की शहादत के लिए कई लोगों ने इंटेलिजेंस से राब्ता किया है कि वाकई सेठ अकमल अनपढ़ है। इस तरह तमाम सबूत बेकार होते हैं, सर सुल्तान ने कहा। ओह वेरी बैड, लेकिन ये बयान उसने दिया कब है और किसके सामने दिया है? इमरान ने कहा। गैर मुल्की एजेंसियों के नुमाइंदे और गैर मुल्की TV चैनल्स के नुमाइंदों ने हुकूमत से राब्ता कायम किया और सेठ अकमल का तफसीली इंटरव्यू रिकॉर्ड करने की इजाज़त की। दरख्वास्त की तो हुकूमत ने इस शर्त पर इजाज़त दे दी कि जब तक सेठ अकमल को यहाँ की अदालत के सामने पेश करके उसका बयान रिकॉर्ड नहीं कर लिया जाता उस वक्त तक इसका इंटरव्यू कानूनन नहीं लिया जा सकता। चनाचा हुकूमत के कहने पर कानूनी शराइत पूरी करने के लिए सेठ अकमल को अदालत के सामने पेश किया गया ताकि अदालत उसका बयान रिकॉर्ड कर ले और अदालत में सेठ अकमल ने अपने बयान में हर बात से इनकार कर दिया। उसने वही कुछ कहा जो मैंने पहले तुम्हें बताया है, जिस पर अदालत ने उसे मजीद तफ्तीश के लिए इंटेलिजेंस के हवाले करने की बजाय जुडिशनल हवालात में भिजवा दिया। अब जेल में उसको इंतहाई हिफाजती सेल में रखा गया है और अदालत ने इंटेलिजेंस से कहा है कि वो सेठ अकमल के खिलाफ तमाम सबूत अदालत में पेश करे और उन्हें सरसरी तौर पर साबित भी करे, वरना सेठ अकमल को रिहा भी किया जा सकता है। इसलिए तुम्हारे डैडी सख्त परेशान हैं। उन्होंने मुझे फ़ोन करके कहा है कि अगर तमाम सबूत अदालत में सरसरी तौर पर साबित ना किए जा सके और सेठ अकमल को रिहा कर दिया गया तो इनकी अब तक की बनी हुई तमाम इज्जत ना सिर्फ खाक में मिल जाएगी बल्कि उन्हें शायद किसी बेगुनाह को इतना बड़ा मुजरिम करार देने पर मुकदमे का सामना भी करना पड़े। और तुम समझ सकते हो कि अगर ऐसा हुआ तो फिर क्या होगा, सर सुल्तान ने कहा।
عدالت سے کتنے دنوں کی مہلت ملی ہے؟ عمران نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ صرف 1 ہفتے کی، سر سلطان نے جواب دیا۔ آپ ڈیڈی سے کہہ دیں گے وہ فکر مت نہ ہوں، 1 ہفتہ تو بہت دور کی بات ہے۔ چند گھنٹوں میں انہیں ایسے ناقابل تردید ثبوت پیش کر دیے جائیں گے جس سے وہ آئندہ پیشی سے پہلے عدالت میں پیش کر کے سیٹھ اکمل کے بارے میں عدالت کو اپنی رائے بدلنے پر مجبور کر دیں گے۔ عمران نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں کہہ دیتا ہوں، سر سلطان نے اطمینان بھرے لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے رسیور رکھ دیا۔ بلیک زیرو خاموش بیٹھا ہوا تھا، لیکن اس کے چہرے پر بھی تشویش کے تاثرات نمایاں تھے، کیونکہ جو کچھ سر سلطان نے بتایا تھا اس سے واقعی سر عبدالرحمن کی پوزیشن اور عزت شدید خطرے میں تھی۔ ٹائیگر اور 4 سٹارز کا متفقہ فیصلہ تھا کہ اسے عبرتناک سزا دیتے ہوئے ہلاک کر دیا جائے، اور ٹائیگر نے اپنے بہترین دوست جانسن کو بھی اس جرم میں ملوث ہونے کی وجہ سے ہلاک کر دیا ہے۔ سیٹھ اکمل کے بارے میں بھی جانسن سے معلوم ہوا ہے کہ وہ کہاں موجود ہے، لیکن میں چاہتا تھا کہ ایسے لوگ جن کے اصل چہرے اس قدر مکروہ ہوتے ہیں جبکہ بظاہر وہ معاشرے میں نیک نام ہوتے ہیں، عوام کے سامنے ان کی اصلیت آنی چاہیے تاکہ عوام کو معلوم ہو سکے کہ اصل میں یہ لوگ کون ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ قانون کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں۔ بہرحال اب کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑے گا، عمران نے کہا۔ اس سیٹھ اکمل کو جیل میں کیوں نہ ہلاک کرا دیا جائے؟ یہ کام بے حد آسانی سے ہو سکتا ہے، بلیک زیرو نے کہا۔ پھر تو ڈیڈی کو لازماً خودکشی کرنا پڑے گی، پھر تو یہ ثابت ہو جائے گا کہ سیٹھ اکمل بے گناہ تھا۔ نہیں، اب ایسا ممکن نہیں ہے، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ٹرانسمیٹر اٹھایا اور اس پر فریکوینسی ایڈجسٹ کر کے اس نے بٹن آن کر دیا۔ ہیلو علی عمران کالنگ، اوور، عمران نے بار بار کال دیتے ہوئے کہا۔ یس باس، ٹائیگر اٹینڈنگ یو، اوور۔ چند لمحوں بعد ہی ٹرانسمیٹر سے ٹائیگر کی آواز سنائی دی۔ ٹائیگر، تم نے سیٹھ اکمل کی ذاتی ڈائریاں کہاں سے حاصل کی تھی؟ اوور، عمران نے پوچھا۔ اس پوائنٹ 3 میں اس کا ذاتی بیگ تھا، اس میں ڈائری موجود تھی۔ کیوں باس، کیا ہوا؟ اوور، ٹائیگر نے کہا۔ سیٹھ اکمل کا کہنا ہے کہ وہ مکمل طور پر ان پڑھ ہے، اس لیے یہ ڈائریاں وہ لکھ ہی نہیں سکتا۔ یہ ڈائریاں فرضی ہیں اور اس کے خلاف سازش کی گئی ہے۔ اوور، عمران نے کہا۔ وہ جھوٹ بول رہا ہے باس، وہ ان پڑھ نہیں ہے، خاصا پڑھا لکھا ہے۔ مجھے جانسن نے بتایا تھا کہ وہ اس کے ساتھ پڑھتا رہا ہے اور اس کا کلاس فیلو رہا ہے۔ اوور، ٹائیگر نے کہا۔ عدالت ثبوت مانگتی ہے، اوور، عمران نے کہا۔ ثبوت بھی مل سکتے ہیں باس، اوور، ٹائیگر نے کہا۔ کیسے؟ کھل کر بات کرو، اوور، عمران نے کہا۔ باس، سیٹھ اکمل کے شناختی کارڈ کا ریکارڈ نکلوایا جا سکتا ہے، اسے بنے ہوئے یقیناً کئی سال ہو گئے ہوں گے۔ اس میں اس نے لازماً اپنی تعلیم کے بارے میں خود درج کر کے دستخط کیے ہوں گے۔ اس کے پاسپورٹ کا ریکارڈ نکلوایا جا سکتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کے کاروباری معاہدہ جات کا بھی ریکارڈ نکلوایا جا سکتا ہے جس میں اس نے دستخط کیے ہوں گے، اوور، ٹائیگر نے کہا تو عمران کی آنکھیں چمک اٹھی۔ وہ دستخط تو تسلیم کر لے گا کیونکہ ان پڑھ بھی دستخط کرنے کی مشق کر لیتے ہیں، لیکن شناختی کارڈ اور پاسپورٹ کا ریکارڈ البتہ مل جائے تو یہ ناقابل تردید ثبوت ہوگا۔ کیا تم فوری طور پر معلوم کر سکتے ہو کہ ریکارڈ میں کیا ہے؟ اوور، عمران نے کہا۔ یس باس، میں ابھی شناختی کارڈ کے آفس میں جا کر چیکنگ کرتا ہوں، وہاں میرا ایک بہت اچھا دوست اعلیٰ عہدے پر فائز ہے اور اس کے ریفرنس سے میں پاسپورٹ آفس کا ریکارڈ بھی چیک کر سکتا ہوں، لیکن باس ان کی مصدقہ نقولات حاصل کرنے کے لیے 2-4 روز لگ جائیں گے کیونکہ ان میں کچھ قانونی ضابطگیوں کا تکمیل کرنا پڑتی ہے، اوور، ٹائیگر نے کہا۔ مصدقہ نقولات حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف ریکارڈ چیک کر کے مجھے ٹرانسمیٹر پر کال کرو کہ ریکارڈ میں کیا ہے، اس کی تعلیم موجود ہے یا نہیں، باقی کام چیف خود کر لے گا، اوور، عمران نے کہا۔ یس باس، میں آپ کو واپسی کال کرتا ہوں، اوور، ٹائیگر نے کہا تو عمران نے اوور اینڈ آل کہہ کر ٹرانسمیٹر آف کیا اور پھر اس پر اپنی فریکوینسی ایڈجسٹ کر کے اسے میز پر رکھ دیا۔ ٹائیگر نے واقعی ہی ذہانت کا مظاہرہ کیا ہے، ورنہ ان دونوں ریکارڈز کے بارے میں تو مجھے سرے سے آئیڈیا تک نہ تھا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں، میرے ذہن میں بھی یہ بات نہ آئی تھی، اگر واقعی اس میں تعلیم درج ہے تو یہ ناقابل تردید ثبوت ہوگا، بلیک زیرو نے کہا۔ تو عمران نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے رسیور اٹھایا اور نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ صدیقی بول رہا ہوں، رابطہ قائم ہوتے ہی صدیقی کی آواز سنائی تھی۔ علی عمران MSc DSc آکسن، جناب چیف آف 4 سٹارز کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں، عمران نے اپنے مخصوص شگفتہ لہجے میں کہا۔ جب سے ٹائیگر سے اس کی بات ہوئی تھی اس کے چہرے پر ابھرنے والی پریشانی دور ہو گئی تھی۔ سوری عمران صاحب، میں بھی جواب میں صرف وعلیکم السلام ہی کہہ سکتا ہوں، چیک نہیں دے سکتا۔ دوسری طرف سے صدیقی نے جواب دیا تو سامنے بیٹھا ہوا بلیک زیرو بے اختیار مسکرا دیا۔ کیا ہونے والے یتیم کو بھی صرف السلام علیکم پر ہی ترخواہ دو گے؟ آخر یتیموں کے بھی تو حقوق ہوتے ہیں، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔
کیا مطلب یہ یتیم کہاں سے درمیان میں ٹپک پڑا؟ عمران صاحب، صدیقی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ یتیم نہیں بلکہ ہونے والا یتیم، میرا مطلب ہے کہ من کے مسمی علی عمران۔ عمران نے کہا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں عمران صاحب، یہ کیا مذاق ہے؟ صدیقی نے ناقدر خوشگوار لہجے میں کہا، تمہارے سیٹھ اکمل والے کیس کا یہی نتیجہ نکلتا نظر آ رہا ہے۔ عمران نے کہا، کیا مطلب، کیا ہوا ہے؟ آپ کھل کر بات کریں۔ صدیقی نے چونک کر کہا تو عمران نے سر سلطان سے ہونے والی تمام بات چیت دہرا دی۔ اب تم خود سوچو کہ اگر ٹھوس ثبوت نہ مل سکے تو لازماً ڈیڈی کو خودکشی کرنا پڑے گی، اور پھر نتیجہ ظاہر ہے یہی نکلے گا کہ میں یتیم ہو چکا ہوں۔ عمران نے کہا، اس لیے تو میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ اسے قانون کے حوالے نہ کریں۔ بہرحال اس میں پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں، اس سیٹھ اکمل کے خلاف مزید ثبوت مہیا کیے جا سکتے ہیں۔ صدیقی نے کہا تو عمران کے ساتھ ساتھ بلیک زیرو بھی چونک پڑا۔ وہ کیا؟ عمران نے پوچھا۔ عمران صاحب، جب میں نے سٹارز کے ساتھ اس کی رہائش پر چھاپا مارا تھا تو اس کے ذاتی آفس میں جو فون موجود تھا وہ سیٹلائٹ فون تھا، جس کے ذریعے پوری دنیا میں کال کی جا سکتی ہے۔ یہ کال ریکارڈ بھی نہیں کی جا سکتی، لیکن مجھے معلوم ہے کہ سیٹلائٹ کمپنیاں بین الاقوامی قانون کے تحت 6 ماہ تک تمام کالز کا باقاعدہ ریکارڈ رکھتی ہیں، اور یہ ریکارڈ اس کمپنی سے سرکاری طور پر حاصل کیا جا سکتا ہے، اور فون پر لازماً سیٹھ اکمل نے اس جرم کے سلسلے میں بات چیت کی ہوگی۔ یہ اس کی اپنی آواز ہوگی اور یہ ناقابل تردید ثبوت ہوگا، صدیقی نے کہا۔ ویری گڈ صدیقی، تم واقعی ہی 4 سٹارز کے چیف بننے کے حقدار ہو۔ کون سی کمپنی کا فون تھا اور اس کا نمبر کیا ہے؟ عمران نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ کمپنی کا نام فوناکس تھا، صدیقی نے کہا، اور ساتھ ہی نمبر بتا دیا۔ شکریہ، اب تمہارا وعلیکم السلام ہی کافی ہے، عمران نے کہا اور رسیور رکھ دیا۔ مجھے تو لگتا ہے کہ سارے ہی مجھ سے زیادہ ذہین ہیں۔ پہلے ٹائیگر نے نئی بات کی اور اب صدیقی نے، اور اگر یہ ثبوت مل جائیں یہ واقعی ناقابل تردید ثبوت ہوں گے۔ بلیک زیرو نے کہا، ہم دونوں دانش منزل کے باسی ہیں، اس لیے دانش سے بے تعلق ہو چکے ہیں۔ عمران نے کہا تو بلیک زیرو بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ عمران نے رسیور اٹھایا اور انکوائری کے نمبر پریس کر دیے۔ انکوائری پلیز۔ رابطہ قائم ہوتی ایک نسوانی آواز سنائی دی، یہاں دارالحکومت میں فوناکس کمپنی کا آفس ہے، اس کا نمبر دیں۔ عمران نے کہا تو دوسری طرف سے نمبر بتا دیا گیا، تو عمران نے کوریڈور دبایا اور پھر ٹون آنے پر اس نے انکوائری آپریٹر کے بتائے ہوئے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ فوناکس سیٹلائٹ فون کمپنی۔ رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی، میں ڈپٹی ڈائریکٹر سینٹرل انٹیلیجنس بول رہا ہوں، جنرل مینیجر سے بات کرائیں۔ عمران نے کہا، یس سر، ہولڈ کریں۔ دوسری طرف سے کہا گیا، یس، جنرل مینیجر ایلن ڈاٹ بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد ایک بھاری سی آواز سنائی دی، ڈپٹی ڈائریکٹر سینٹرل انٹیلیجنس بول رہا ہوں۔ عمران نے کہا، جی فرمائیے، کیا حکم ہے؟ دوسری طرف سے کہا گیا، آپ کی کمپنی کا ایک فون نمبر میں بتا رہا ہوں، آپ نے بتانا ہے کہ یہ نمبر کس کے نام پر نصب ہے اور اس فون نمبر سے ہونے والی کالوں کا کتنے عرصے کا ریکارڈ آپ کے پاس محفوظ ہے۔ عمران نے کہا، جی بتائیے۔ دوسری طرف سے کہا گیا تو عمران نے صدیقی کا بتایا ہوا فون نمبر دہرا دیا۔ ہولڈ کیجئے، میں متعلقہ سیکشن سے معلوم کرتا ہوں، دوسری طرف سے کہا گیا، اور پھر لائن پر خاموشی طاری ہو گئی۔ ہیلو سر، کیا آپ لائن پر ہیں؟ چند لمحوں بعد جنرل مینیجر کی آواز سنائی دی، یس سر، فرمائیے۔ عمران نے کہا، سر یہ نمبر سیٹھ اکمل کے نام پر ہے اور ان کی رہائش گاہ پر نصب ہے، اور اس کی گزشتہ 6 ماہ کی کالز کا ریکارڈ ہمارے پاس موجود ہے۔ دوسری طرف سے کہا گیا، کیا یہ کالوں کا مکمل ریکارڈ ہوتا ہے؟ عمران نے پوچھا، جی ہاں، اس نمبر سے جتنی بھی کالز گزشتہ 6 ماہ کے دوران کی گئی ہیں اور جتنی کالز بھی اس نمبر پر آئی ہیں، ان سب کا ریکارڈ باقاعدہ ٹائم اور ڈیٹ کے ساتھ موجود ہے، لیکن یہ ریکارڈ آپ کے محکمے کی تحریری درخواست پر ہی مہیا کیا جا سکتا ہے۔ جنرل مینیجر نے کہا، ٹھیک ہے، آپ اس ریکارڈ کو محفوظ رکھیں، یہ انتہائی ضروری ہے، اسے ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ ہم محکمانہ طور پر باقاعدہ آپ سے رابطہ کریں گے، عمران نے کہا۔ یس سر، میں ہر تعاون کے لیے حاضر ہوں، جنرل مینیجر نے کہا تو عمران نے اس کا شکریہ ادا کر کے رسیور رکھ دیا، اور پھر تقریباً 1 گھنٹے بعد ٹرانسمیٹر سے کال آنا شروع ہو گئی تو عمران نے ٹرانسمیٹر کا بٹن آن کر دیا۔ ٹائیگر کالنگ اوور۔ ٹرانسمیٹر سے ٹائیگر کی آواز سنائی دی، یس علی عمران اٹینڈنگ یو، کیا رپورٹ ہے؟ اوور۔ عمران نے کہا، باس شناختی کارڈ آفس میں باقاعدہ ریکارڈ موجود ہے، آج سے تقریباً 20 سال پہلے اسے شناختی کارڈ جاری کیا گیا تھا اور اس نے خود اپنے ہاتھ سے بھرے ہوئے فارم میں اپنی تعلیم گریجویٹ لکھی ہوئی ہے، اس کے ساتھ ہی یونیورسٹی کی طرف سے اس کے نام جاری کردہ گریجویشن کی سند کی مصدقہ نقل بھی موجود ہے۔ یونیورسٹی سے بھی اس کے رول نمبر اور سال کے ذریعے ریکارڈ مل سکتا ہے، اور پاسپورٹ آفس میں جو ریکارڈ موجود ہے اس میں بھی اس نے اپنی تعلیم گریجویٹ لکھی ہوئی ہے، اور ساتھ ہی یونیورسٹی اور سال کا حوالہ بھی دیا گیا ہے، یہ حوالہ وہی ہے جو شناختی کارڈ میں موجود ہے۔ اوور۔ ٹائیگر نے کہا۔
गुड शो टाइगर, तुमने वाकई काम कर दिखाया है। इसका शनाख्ती कार्ड नंबर, उसका पासपोर्ट नंबर भी नोट किया है तुमने या नहीं? ओवर, इमरान ने मुसर्रत भरे लहजे में कहा। यस बॉस, ओवर, टाइगर ने मुख्तसरन कहा और उसके साथ ही उसने बारी बारी दोनों नंबर बता दिए। ओके, अब तुम अपना काम कर सकते हो। वेल डन, ओवर एंड ऑल, इमरान ने कहा और ट्रांसमीटर ऑफ करके उसने फ़ोन का रिसीवर उठाया और नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। पीए टू सेक्रेटरी खारजा। राब्ता कायम होते ही सर सुल्तान के पीए की आवाज़ सुनाई दी। अली, इमरान बोल रहा हूँ, सर सुल्तान से बात कराओ, इमरान ने संजीदा लहजे में कहा। यस सर, दूसरी तरफ से मौतबाना लहजे में कहा गया। हेलो सुल्तान बोल रहा हूँ, चंद लम्हों बाद सर सुल्तान की आवाज़ सुनाई थी। अली, इमरान, एमएससी डीएससी ऑक्सन बोल रहा हूँ, इमरान ने अपने मकसूद शगुफ्ता लहजे में कहा। कुछ मिले सबूत? तुम्हारे डैडी तो बार बार फ़ोन कर रहे हैं। सदर साहब ने भी इस मामले पर गहरी तशवीश का इजहार किया है, सर सुल्तान ने इंतहाई परेशान लहजे में कहा। जी हाँ, इमरान ने बड़े एतमीनान भरे लहजे में कहा। क्या है, जल्दी बताओ, सर सुल्तान ने तेज लहजे में कहा। सेठ अकमल ने आज से 20 साल पहले शनाख्ती कार्ड बनवाया था। उसके फार्म पर उसने ना सिर्फ अपनी तालीम ग्रेजुएट लिखी, बल्कि इसके साथ ही यूनिवर्सिटी की तरफ से दी गई सनद की मुस्सद का नकल भी लगाई गई, जिसमें रोल नंबर और इम्तिहान पास करने का साल दर्ज है। ये कापी इस वक्त भी शनाख्ती कार्ड के ऑफिस में महफूज है। ये रिकॉर्ड भी शनाख्ती कार्ड ऑफिस से डैडी हासिल कर सकते हैं और फिर इस सनद के तहत यूनिवर्सिटी से भी रिकॉर्ड मंगवाया जा सकता है। इसके साथ सेठ अकमल ने पासपोर्ट बनवाया हुआ है। इसके फॉर्म पर भी उसने अपनी तालीम ग्रेजुएट लिखी है और साथ ही यूनिवर्सिटी रोल नंबर और साल का हवाला भी दिया है। पासपोर्ट ऑफिस से भी रिकॉर्ड डैडी मंगवा सकते हैं। इस तरह ये बात साबित हो जाएगी कि सेठ अकमल अनपढ़ नहीं है बल्कि ग्रेजुएट है। दूसरी बात यह कि उसने अपनी रहायशगाह पर एक सैटेलाइट फ़ोन कंपनी फोनाक्स का सैटेलाइट फ़ोन नस्ब कराया है। ये कंपनियां बैनुल अक़वामी कानून के तहत इन नंबरों पर होने वाली तमाम कॉल्स और आने वाली तमाम कॉल्स का बाकायदा टाइम और तारीख समेत रिकॉर्ड महफूज रखती हैं और मैंने चेक कर लिया है कि गुज़िश्ता 6 माह का रिकॉर्ड मौजूद है। उससे चेक कराया जाए तो लामहला सेठ अकमल इस संगीन जुर्म के सिलसिले में फ़ौरन या मकामी तौर पर कॉल्स की होंगी। इसका ख्याल होगा कि यह सैटेलाइट फ़ोन है, इसलिए मकामी तौर पर उसे चेक नहीं किया जा सकता, इसलिए लामहला उसने खुलकर बातें की होंगी जिसका बाकायदा रिकॉर्ड मौजूद है। सेठ अकमल की अपनी ज़ुबान से होने वाली गुफ्तगू एक नाकाबिले तरतीब सबूत होगा, इमरान ने तफसील से बात करते हुए कहा। ओह, तुमने वाकई नाकाबिले तरतीब सबूत मुहैया कर दिए हैं। हैरत है, मेरे और तुम्हारे डैडी के जहन में इनका ख्याल तक नहीं आया। वेरी गुड, सर सुल्तान ने इंतहाई मुसर्रत भरे लहजे में कहा। यह मेरी जहानत नहीं है, 4 स्टार्स के चीफ की जहानत है। ये केस चूंकि उनका है, इसलिए आपसे होने वाली बातचीत के बाद मैंने 4 स्टार्स के चीफ को फ़ोन किया और उन्होंने कहा कि वो मेरा नाम किसी ऐसे यतीम खाने में पेशगी लिखवा दें जहां यतीमों को भारी रकूमात मिलती हों, क्योंकि लामहला सबूत ना मिलने पर अदालत ने सेठ अकमल को रिहा कर देना है और डैडी को लाजिमन खुदकुशी करना पड़ेगी और मैं यतीम हो जाऊंगा। लेकिन आपको तो मालूम है कि चाहे पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस का चीफ हो, चाहे 4 स्टार्स का हो, ये इंतहाई कंजूस वाक़या हुए हैं, किसी को फ़ायदा नहीं पहुंचा सकती। इसलिए 4 स्टार्स के चीफ ने ही फ़ौरन इन सबूतों पर कार्रवाई की और चेकिंग करने के बाद उसने मुझे फ़ोन करके तफसील बता दी। उसका कहना है कि वो ये रिकॉर्ड हासिल करके डैडी को भिजवा देते हैं, लेकिन मैंने उन्हें मना कर दिया क्योंकि मुझे मालूम है कि डैडी ने भी यही समझना है कि ये रिकॉर्ड हंगामी तौर पर तैयार कराकर हमने उन्हें भिजवाया है। अब डैडी खुद जब उन महकमों से ये रिकॉर्ड हासिल करेंगे तो इनका एतमीनान हो जाएगा, इमरान ने जवाब देते हुए कहा। तुम्हारी बात दुरुस्त है, वैसे मेरी तरफ से भी 4 स्टार्स के चीफ का शुक्रिया अदा कर देना, वो वाकई ज़हीन आदमी है। मैं सदर साहब से भी इसकी तारीफ़ करूँगा। अल्लाह हाफिज़। दूसरी तरफ से कहा गया तो इसके साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया। हमारी तारीफ़ कोई नहीं करता, इमरान ने रिसीवर रखकर मुंह बनाते हुए कहा। सर सुल्तान तो कर रहे थे, लेकिन आपने खुद ही सारी बात सदीकी पर डाल दी, ब्लैक ज़ीरो ने मुस्कुराते हुए कहा। वैसे ही वाकई इस बारे में टाइगर और सदीकी दोनों ने तारीफ़ के काबिल ही काम किया है, इमरान ने कहा और ब्लैक ज़ीरो ने अस्बात में सर हिला दिया। Like, comment, share, press the bell icon.